औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे बताइएगा, आवाज और स्क्रीन क्लियर है? ओके, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम 520 स्टार्ट किया था और हम लोगों ने 520 को जो थ्योरेटिकल पोर्शन है हम लोगों ने वन नोट के फॉर्म में देखा था और मैंने आपसे कहा था कि आपने इसको पढ़ के आना है और आई विश कि आप लोगों ने इसको देखा है, पढ़ा है, समझा है। तो पहले मुझे बताइए, कल की क्लास में से कोई सवाल, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू वांट टू डिस्कस, कल की क्लास में से? एनीथिंग फ्रॉम yesterday's class? हम लोगों ने प्लॉसिबल, देखिए प्लॉसिबल का मतलब नॉर्मली हम उसको पॉसिबल के टर्म्स में भी यूज कर लेते हैं। इसको आप कह सकते हो कि ये एक प्रोबेबिलिटी के साथ एक वर्ड यूज होता है। तो उर्दू में बात करूं तो दैट इज काबिल फहम। काबिल फहम जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यही मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो थ्योरी है वो आईकैप नहीं पूछ रहा इस स्टैंडर्ड में से। आईकैप इस स्टैंडर्ड में से एक अलग सवाल निकाल कर आता है और आज हमने उन्हीं सवालों की प्रैक्टिस ही करनी है। तो जो बड़ा सवाल है वो एक क्लास में डिस्कस तो खैर पॉसिबल नहीं है, तो उसकी आज मैं आपको वीडियो दूंगा इस लेक्चर के साथ और आपसे कहूंगा कि आपने वो वीडियो देखने के बाद रिसेंट पेपर का सवाल सॉल्व करना है, मगर जो उसके बाकी सवाल है वो हम डिस्कस करते हैं। आईकैप के सवाल निकलते हैं रेशियोज से। अगर आपको रेशियोज इंटरप्रेट करनी आती है, अगर आपको ये देखना आता है कि रिस्क कहाँ कहाँ पे है, अगर आपको ये देखना आता है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज कितनी फ्लक्चुएट कर रही है, तो वहां से आप चीजों को क्रॉस लिंक कर सकते हैं। अभी देखते हैं। तो जस्ट मैं एक आपको पहले ओवरव्यू दे दूं इस पूरे चैप्टर का, किस चैप्टर में क्या क्या लिखा और हम लोगों ने क्या क्या बातें की। कल कल हम लोगों ने सबसे पहले ये देखा कि ये स्टैंडर्ड कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला होना चाहिए। प्लानिंग स्टेज में, ड्यूरिंग द ऑडिट में और एंड ऑफ ऑडिट के ऊपर ये इस्तेमाल हो रहा होता है स्टैंडर्ड। फिर इसकी नेचर क्या है, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया था, कुछ चीजें देखी थी रिगार्डिंग दिस, इसकी नेचर क्या है, रेशियोज को मेजर किस तरीके से करना चाहिए, कौन से फिगर्स को यूज करना चाहिए, रेशियोज अगर एक्सट्रीमली हाई हो, लो हो तो किस तरीके से चलेगा। तो ये पैराग्राफ हम लोगों ने कल स्टडी किया था। देन कंपैरिजन वाली बात की थी कि किस किस रेशियो के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, प्रायर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ कर सकते हैं, इंडस्ट्री के एवरेज रिजल्ट के साथ कर सकते हैं, उसी इंडस्ट्री में मौजूद किसी और कंपनी जो कि वही काम करती है उसके रिजल्ट से कंपेयर किया जा सकता है, या अपनी ही एंटिटी के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस डिवीजन्स के साथ हम चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये पेज आसान है। नेक्स्ट पेज के ऊपर लिमिटेशंस की बात आ जाती है। ये भी आप लोगों ने बचपन से पढ़ी है FR1 में, तो ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये प्रोसीजर सब्सटैंटिव टेस्टिंग में कैसे इस्तेमाल होते हैं मैंने आपसे कहा था, इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। आईकैप अगर सवाल थ्योरी का पूछेगा भी तो वो यहाँ से ही पूछेगा। मतलब वो आपको कह सकता है कि आपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करना है बतौर, सॉरी, आपने एनालिटिकल प्रोसीजर्स को इस्तेमाल करना है बतौर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो बताइए आप उसको कहाँ कहाँ पर किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको असर्शंस वाली अप्रोच पता है तो सबसे पहले
सबसे पहले आपने देखना है कि आपने ये प्रोसीजर किस असर्शन पे अप्लाई करना है, ठीक है। रेशियोज का क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ सकता है, क्या जो रेशियोज आप यूज कर रहे हैं वो सही सोर्स से दी गई है, उस सोर्स की क्रेडिबिलिटी क्या है, इंफॉर्मेशन आपके पास कितनी अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन किस हद तक सेग्रीगेटेड है, डिवाइडेड है, उसका सोर्स क्या है, कंपैरेबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीजें आप एक दफा पढ़ लेंगे तो इसमें मसला नहीं है। और हमें ये पता है कि ये प्राइमरी ऑडिट एविडेंस नहीं होता, ये सप्लीमेंट्री ऑडिट एविडेंस होता है। अगर आपको वो मैप याद हो तो मैंने उसको 3 कैटेगरीज में तोड़ा था और इसको मैंने कैटेगरी सी में रखा था, क्योंकि जो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी है वो हमारे प्राइम तरीके हैं ऑडिट एविडेंस हासिल करने के, जिसमें इंक्वायरी आ जाता है, ऑब्जर्वेशन आ जाता है, इंस्पेक्शन आ जाता है। तो जनरली जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं ये हम लोग सप्लीमेंट्री प्रोसीजर्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ताकि हम मजीद एविडेंस हासिल कर सकें, और जो एविडेंस हम लोगों ने ऑलरेडी हासिल किया उसको क्रॉस लिंक कर सकें, उसको कोलैबोरेट कर सकें। अगर हम चाहते हैं कि इन प्रोसीजर्स को सिर्फ हम अलग से लगाएं और इनसे ही नतीजा अखज़ करने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता अगर आपको याद हो तो सिर्फ रिव्यू, जब हम लोगों ने चैप्टर 15 पढ़ा था तो वहां पे लिखा हुआ है कि इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स अलोन आपको रिव्यू करने में बहुत हेल्प करते हैं, मगर एनालिटिकल प्रोसीजर्स ऑडिट के अंदर आपको सप्लीमेंट्री हेल्प करते हैं, इतनी ज्यादा मेन हेल्प नहीं करते ड्यूरिंग ऑडिट। क्योंकि ये जब आप ऑडिट से पहले इसको इस्तेमाल करके आ रहे होते हैं तो आपको रिस्की एरियाज के बारे में नॉलेज हो चुकी होती है, और उन रिस्की एरियाज में फॉल करके आप इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, कंफर्मेशन के थ्रू एक अच्छा एविडेंस हासिल कर लेते हैं। तो ये जस्ट एक रीड ओनली 2 पेजेस हैं। अगर आपको कभी हो कि यार इस चैप्टर में से थ्योरी का सवाल क्या आ सकता है, तो अभी हम देखते भी हैं इसके पास पेपर्स और असेस करने की कोशिश करते हैं कि आपने किस तरह के सवाल किए हैं। फिर ये रेशोज का एक पेज था, हम लोगों ने इसको भी डिस्कस कर लिया था, बना के भी देख लिया था, इसकी फ्लक्चुएशंस के ऊपर भी हम लोगों ने बात कर ली थी। तो आज का जो हमारा मेन कंसर्न है वो यही है कि इसके सवालों के साथ हम लोगों ने क्या करना है। तो अगर आपने चैप्टर एक दफा पढ़ भी लिया तो दैट इज सफिशिएंट। अब हम इसके सवालों को देखते हैं, और सवालों के अंदर सबसे पहले हमने देखना है स्प्रिंग 12 का सवाल। स्प्रिंग 12 का सवाल 9 नंबर का सवाल है, और 9 नंबर के सवाल में वो आपसे कह रहा है कि आपने आइडेंटिफाई करना है प्रोस्पेक्टिव ऑडिट रिस्क। प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है, हो चुका है या होने वाला है। प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब होता है, हो चुका है या होने वाला है या हो सकता है। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर में हो सकता है। और जब आप ऑडिट की प्लानिंग स्टेज पे खड़े होते हैं, इसका मतलब है उस स्टेज के ऊपर आप प्रोस्पेक्टिव रिस्क तलाश कर रहे होते हैं कि जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो इन एरियाज के अंदर मुझे डिफिकल्टीज, मुझे रिस्क नजर आ सकते हैं, ठीक है। और सवाल भी ये कह रहा है कि आपने ऊपर वाले एनालिसिस को देखते हुए ये बताना है कि कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, और आप अभी ऑडिट की प्लानिंग स्टेज पे हैं और आपको 9 नंबर के लिए ये सवाल दिया गया। इन द प्लानिंग फेज ऑफ द ऑडिट ऑफ डायनामिक लिमिटेड फॉर द ईयर एंड 30 जून 2012 आपने कैलकुलेट की है फॉलोइंग रेशियोज फ्रॉम द अकाउंट्स प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, और ईयर एंड क्या है 30 जून। मुझे बताइए 30 जून को अगर मैंने ऑडिट करना है तो उसकी प्लानिंग मुझे कुछ 4-5 महीने पहले करनी चाहिए, या मैं 30 जून को बैठ के इसकी प्लानिंग कर रहा हूँ। आंसर मी प्लीज। इसकी प्लानिंग मैं पहले करूंगा, इंटरनिंग पर साइड पे कर सकता हूँ। तो इन्होंने प्लानिंग कब करनी स्टार्ट की है, 8 महीने पहले। इन्होंने प्लानिंग कब करनी स्टार्ट की है, 8 महीने पहले। तो कंपनी ने आपको फरवरी 2012 तक के रिकॉर्ड्स दे दिए, 29 फरवरी 2012 तक के। आप इसको कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल से और मजीद पिछले साल से, यानी कि 10 और 11। आपके पास 6 रेशोज हैं जो उन्होंने आपको प्रोवाइड किए हैं वर्कआउट करके। जीपी परसेंटेज, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, करंट रेशो, क्विक रेशो, टाइम्स इंटरेस्ट अर्न और डेटर टर्नओवर डेज। वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं। डेटर टर्नओवर डेज 2010 में 68 डेज के अंदर पैसा वापस आता था,
बढ़ते बढ़ते ये 86 हो गया और आजकल बढ़ते बढ़ते ये 132 है। मुझे बताइए क्या ये अच्छा ट्रेंड है या बुरा ट्रेंड है? क्या ये एक अच्छा ट्रेंड आपको नजर आ रहा है या ये बुरा ट्रेंड नजर आ रहा है? दिस इज अ बुरा ट्रेंड। इसका मतलब ये है कि जो मेरा एवरेज पीरियड है, जो मेरा एवरेज पीरियड है रिसीवेबल का, वो बढ़ रहा है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर डेटा टर्नओवर डेज ज्यादा है, इसका मतलब है कि मेरा रिसीवेबल का पीरियड बढ़ रहा है। क्या रिसीवेबल के पीरियड बढ़ने से ये रिस्क आ सकता है कि फ्यूचर में ये जो डेट्स हैं ये बैड हो जाए, ये मेरा बैड एक्सपेंस की तरफ चला जाए, बैड डेट बन जाए? अच्छा, मजे की चीज, क्या ये 132 दिन 12 महीनों के हैं या 8 महीनों के हैं? तो जरा एक और रेशियो निकालें। अगर ये 132 दिन 8 महीनों में है तो 12 महीनों में कितने हो सकते हैं? 12 महीनों में तकरीबन 200 दिन हो सकते हैं। और 200 दिन का क्या मतलब है? साल के कितने महीने? 200 दिन का क्या मतलब है? साल के कितने महीने? साल के तकरीबन 6, 6.5, 7 महीने। साल के कम से कम 6, 6.5, 7 महीने। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि कंपनी को जो अपनी प्रोविजंस हैं डाउटफुल डेट की, उनको देखना पड़ेगा। इतना ज्यादा क्रेडिट पीरियड ना दें ताकि लोन आपको, ये जो आपका डेट है, ये आपको टाइम से वापस मिल जाए। अगर ये वापस नहीं मिल रहा तो बहुत बड़ा रिस्क है कि कंपनी बैड डेट की तरफ जा सकती है। तो 9 नंबर के लिए आपने डेटा टर्नओवर डेज को इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। क्या इसमें कोई मुश्किल बात की मैंने? क्या ये बात आसान है? क्लियर होगी? अच्छा जी। अब देखते हैं एक और आसान रेशो को, करंट रेशो। हाँ जी, करंट रेशो नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? 1:1 या 2:1? करंट रेशो नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? 2:1। सवाल देखिए, 2.6 थी आज से 2 साल पहले, पिछले साल 2.3 आई, अब 1.5 है। यानी कि ये 2.1 से गिर गई है और बहुत हैवी गिरी है। क्या लग रहा है आपको कंपनी किस तरफ जा रही है? अगर उसकी करंट रेशो इतनी हैवी अमाउंट से गिर गई है, इतनी हैवी परसेंटेज से गिरी है, तो क्या कंपनी के अंदर लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आएंगे? क्या कंपनी की गोइंग कंसर्न आहिस्ता आहिस्ता डाउट पे होती आपको नजर आ रही है? जब आप ऑडिट को प्लान कर रहे होंगे तो क्या आपको गोइंग कंसर्न का एरिया अब तसल्ली से देखना पड़ेगा? तो अगर मुझे गोइंग कंसर्न का एरिया तसल्ली से देखना है, इसका मतलब है कि मुझे जाते साथ ही मैनेजमेंट की असेसमेंट को पकड़ना पड़ेगा। अब यहां से आपने तहिया कर लिया कि मैंने जाते साथ ही 570 अप्लाई कर देना है। मैंने जाते साथ ही 570 अप्लाई कर देना है। इसी तरह क्विक रेशो नॉर्मल कितनी होनी चाहिए? 1:1। इस साल में कितनी है? 0.78। पिछले साल 1.6 थी, उससे पिछले साल 1.7 है। मजे की बात, 1.6 से इतना गिर गई है कि 0.78 पे खड़ी हो गई आगे। 0.78 पे खड़ी हो गई आगे। तो कंपनी को बहुत ही कुछ ज्यादा लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स हैं। और जो बातें आपने करंट रेशो में लिखी हैं, आपने वही बातें फिर से रिपीट कर देनी है क्विक रेशो के अंदर। एम आई क्लियर? तो ये तीन तो मुझे सबसे आसान लग रही थी, तो मैंने सबसे पहले इनको एक्सप्लेन कर दिया। फिर एक और आसान है, जीपी परसेंटेज। जी जी, आपने इस तरह एक्सप्लेन करना है और बताना है कि रेशो की फ्लक्चुएशन से क्या क्या रिस्क आप प्लानिंग स्टेज पे सोच के जाएंगे। जैसे करंट रेशो अगर गिर रही है, क्विक रेशो अगर गिर रही है, इसका मतलब है कि कंपनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स में जा सकती है। मुझे जाके गोइंग कंसर्न की असेसमेंट देखनी है। डेटा टर्नओवर डेज से मुझे ये पता चल गया कि मुझे जाके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के ऊपर अपनी गहरी निगाह रखनी है।
इसी तरह जीपी परसेंटेज 2 साल में एग्जैक्ट 40-40 रहा, इस साल 35% है। मेरा जीपी परसेंटेज में डिक्लाइन आ रहा है, क्या ये डिक्लाइन अच्छी चीज है या बुरी चीज है? अगर जीपी में नुकसान है, यानी कि मेरा जीपी कम आया है, इसका मतलब है कि या तो मेरे एक्सपेंस इस साल ओवरचार्ज हो गए हैं या मेरी इनकम इस साल कम हुई है। दो ही रीजन पॉसिबल है ना, या एक्सपेंस बढ़ गया या इनकम कम है। अगर मेरा एक्सपेंस बढ़ गया है, इसका मतलब ये है कि जो पॉलिसीज हैं कंपनी की रिगार्डिंग परचेजेस वो गलत है। तो मुझे कंपनी की परचेजेस को देखना चाहिए। मुझे रिस्क नजर आ गया कि भाई जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो मुझे कंपनी की कॉस्ट ऑफ सेल और परचेजेस के ऊपर गहरी निगाह रखनी है। हो सकता है कि कंपनी गलत तरीके से स्पेंड कर रही हो। देखिए, आपको डाटा वो इंटरन पे दे रहा है ना, तो आपने तो एक मोटी मोटी वर्किंग करके आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इश्यूज हैं, मैं कह रहा हूँ कि रिस्क है, और जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो मुझे इन एरियाज को देखना है लाजमी। तो रिस्क आप जब सोच रहे होते हैं तो अपना जहन खुल ब्रॉड रखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको समेट रहे होते हैं। ठीक है जी। तो जीपी अगर मेरा कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ तो खर्चा बहुत ज्यादा कर रही कंपनी या इनकम कंपनी की बहुत कम है। कम इनकम का क्या मतलब है कि कंपनी की सेल्स की पॉलिसीज अच्छी नहीं है। कंपनी को अपनी सेल बढ़ानी चाहिए, कंपनी को सेल्स के अंदर कोई नई तर्ज लेकर आनी चाहिए। शायद कंपनी गलत जगहों पे स्पेंडिंग कर रही है, शायद अनऑथराइज्ड स्पेंडिंग हो रही है, हो सकता है कि फ्रॉड हो रहा हो, कंपनी के एसेट्स को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा हो। इनकम हुई मगर वो दिखाई नहीं, सेल हुई मगर वो दिखाई नहीं, खर्चा एक्चुअल में हुआ नहीं था मगर दिखा दिया, तो फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं यहाँ पे आके। फिर मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर डेज पहले 78 डेज में बिकती थी, फिर 105 दिन लगे, अब आजकल 120 दिनों में मेरी इन्वेंट्री सेल हो रही है। इन्वेंट्री टर्नओवर डेज बढ़ रहे हैं, क्या ये अच्छी चीज है या ये बुरी चीज है? ये बुरी चीज है। अगर मेरी इन्वेंट्री अब ज्यादा देर तक मेरे पास पड़ी हुई है, इसका मतलब ये हो सकता है कि मार्केट में मेरी सामान की डिमांड खत्म हो गई है। रिस्क हो सकता है कि ये मेरी इन्वेंट्री वेयर हाउस में पड़ी है। तो क्या अगर एक इन्वेंट्री ज्यादा देर तक वेयर हाउस में पड़ी है, आपको लगता है कि उसके ऊपर एनआरबी की टेस्टिंग अब कर लेनी चाहिए? एनआरबी वाली कंडीशंस मीट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरी इन्वेंट्री हो सकता है, एक रिस्क है कि जो इन्वेंट्री पड़ी हो उसकी एनआरवी कम है और कॉस्ट इसके ज्यादा है। तो मुझे जाके ये भी देखना है कि क्या कंपनी ने एनआरवी टेस्टिंग की है या नहीं की। और जो इन्वेंट्री पड़ी है हो सकता है कि वो एक्सपायर्ड के करीब करीब ना हो, ऑब्सोलीट ना हो रही हो। तो ये भी रिस्क और ये भी मुझे जाके ऑब्जर्व करना है, मुझे जाके देखना है। टाइम्स इंटरेस्ट अर्न, ये क्या है? जरा पहले हम इसको तो एक्सप्लेन करें ना आप लोग। ये टाइम्स इंटरेस्ट अर्न का मतलब क्या है? इंटरेस्ट अर्न कर रही है या इंटरेस्ट एक्सपेंस हो रहा है? इंटरेस्ट अर्न की बात हो रही है। नॉर्मल इंटरेस्ट अर्न कितना होना चाहिए, कुछ आइडिया है? ऑन एवरेज कितना होना चाहिए? 1.0 1.0 2.1 से गिरा 1.67 पे, 1.67 से गिरा 0.91 पे, यानी कि 1 से नीचे गिर गया है इंटरेस्ट अर्न। इसका मतलब क्या है? क्या मेरी इनकम की पोजीशन खराब हुई है या अच्छी हुई है? फॉर्मूलेस दिए हुए इसी 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 किताब में दिए हुए। जो मेरा इंटरेस्ट कवरेज है वो 1.0 से गिर के 0.91 पे पहुंच गया है।
अच्छा, अगर ये 0.91 पे पहुंच गया है, क्या मैं अपने यूजर्स को यही फिगर दिखाऊंगा या यू थिंक कि मैं विंडो ड्रेसिंग कर सकता हूं अकाउंट्स के अंदर? अगर मुझे शेयर होल्डर से मजीद पैसा इकट्ठा करना है, अगर मुझे फाइनेंसर्स से मजीद पैसा चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि मैं अब ये फिगर नहीं दिखाऊंगा और विंडो ड्रेसिंग करूंगा अकाउंट्स में? अकाउंट्स को मैनिपुलेट करूंगा, फोर्स करूंगा, फ्रॉडलेंट तरीके से ऑपरेट कर रहा हूँ? तो देयर इज अ रिस्क यहाँ पे फ्रॉड हो सके। अब देखिए, उसने 6 बातें की थी और 9 नंबर दिए थे, तो अगर आप हर पॉइंट का एक या दो रीजंस भी बता दें तो आप आसानी से 9 नंबर पूरे कर सकते हैं, बल्कि ज्यादा ही पूरे कर रहे होंगे। अब ये बातें किताब में इस तरीके से नहीं है, आपको रेशियोज इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए, रेशियोज की फ्लक्चुएशन देखनी आनी चाहिए, तब जाके आप इसको कवर अप कर सकते हैं। ये सवाल क्लियर है? कोई मसला तो नहीं सवाल में? जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक अकाउंट्स का नहीं पता ऑडिट आप नहीं कर सकते। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक और सवाल है मेरे पास इसी से मिलता जुलता, जो कि आईकेएप ने ऑटम 20 में पूछा है। ऑटम 20 में, ऑटम 20 में वो कह रहा है कि एक्सप्लेन करें फ्लक्चुएशंस, और अब आपने एक्स्ट्रा बताने हैं 4 की ऑडिट प्रोसीजर जो कि आप हर इशू के साथ लगाएंगे। यानी कि ऊपर आपसे कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करें फ्लक्चुएशंस, और फिर हर फ्लक्चुएशन के अंदर आप कौन कौन सा ऑडिट प्रोसीजर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, अच्छा जी। आपको जीपी मार्जिन दे दिया उसने, आपको कॉस्ट ऑफ सेल की रेशियो दे दी उसने, और आपको ट्रेड रिसीवेबल उसने बता दिया। ऊपर पढ़ते हैं क्या लिखा है, यू आर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट ऑफ पाइन लिमिटेड। जी आपको मैनेजर बना दिया गया। ईयर एंड है 31 अगस्त 2020। कंपनी हैज लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स विद मैनी गवर्नमेंट एंटिटीज। कंपनी के जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं गवर्नमेंट के साथ। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल के दौरान, द गवर्नमेंट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इट्स स्पेंडिंग which has also affected the contract volumes with the company। यानी कि अब गवर्नमेंट ने खर्चना बंद कर दिया है, तो जिसकी वजह से आप इस साल गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा सेल नहीं कर पाए। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, लोकल करेंसी आपकी डीवैल्यू हो रही है, जिससे जो आप माल परचेज कर रहे थे ओवरसीज सप्लायर से, उसकी भी अब आपको इंक्रीज कॉस्ट पड़ रही है। नीचे उसने आपको 3 मजीद बातें बता दी हैं, जीपी मार्जिन बता दिया, अकाउंट्स पेएबल टू कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो बता दी, और ट्रेड रिसीवेबल बता दिया। सवाल ये कह रहा है कि आपने गिवन रेशियोज को देखना है और इनकी फ्लक्चुएशंस पर एक्सप्लेन करनी है, और फिर आपने बताना है कि आप क्या क्या प्रोसीजर्स लगा सकते हैं इनके अंदर। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल की बात कर लेते हैं। 75 से 90 अच्छा है या बुरा है? ट्रेड रिसीवेबल पहले 75 डेज था, अब 90 डेज है। क्या ये अच्छी चीज है या ये बुरी चीज है? ये बुरी चीज है। तो ट्रेड रिसीवेबल मेरा इंक्रीज हुआ है 75 से 90 पे। आप अकाउंटेंट हैं, आप मुझे ये बताइए कि कितने परसेंट इंक्रीज है ये? 75 से 90 पे जाना इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना है? शाबाश, 120%। गुड, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय व्हाट? करंट और प्रीवियस। प्रीवियस। तो अब अगर मेरा ट्रेड रिसीवेबल 20% बढ़ गया है,
इसका मतलब है कि रिस्क ये है कि मेरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मुझे दोबारा से देखनी पड़ेगी। जो मेरा रिसीवेबल का बैलेंस आ रहा है वो खराब हो सकता है। तो आपको पता चल गया कि आपने नहीं 120% नहीं है, 20% है। देखो 90 माइनस 75 आंसर क्या आता है? 15। 15 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर 75, आंसर क्या आएगा? जी शुक्र है आपको 20% की लॉजिक समझ आ गई। अच्छा जी, अब आपको ये पता चल गया है फ्लक्चुएशन से कि मसला रिसीवेबल के अंदर है। क्या आपको रिसीवेबल के सब्सटेंटिव आते हैं? क्या आपको रिसीवेबल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आते हैं? बताइए फिर। हम अगर हमारा रिसीवेबल बढ़ गया है 20% से, तो अब हम किस तरह से और कौन से प्रोसीजर्स लगा के इस इशू को एड्रेस करेंगे, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। वन बाय वन करके बताते जाए। बीइंग एन ऑडिटर सोचें कि आप क्या क्या काम करेंगे। आप रिकंसाइल करेंगे डेटर्स अकाउंट को और सेल को, गुड। आप लिस्ट ऑफ डेटर्स लेंगे और हर डेटर के अगेंस्ट जो टर्म्स हैं उसको चेक करेंगे। थर्ड पार्टी के साथ कंफर्मेशन कर सकते हैं कि वाकई में इतने पैसे तुमसे लेने भी हैं या नहीं लेने। वेरी गुड। लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स देख लेंगे। हो सकता है कि कोई ऐसा रिसीवेबल हो जो कि एग्जिस्ट ही ना करता हो, मैनेजमेंट की नीयत को देख लेंगे और गुड गुड बताते जाए। जो रिसीवेबल से बाद में कलेक्शन हो रही है उसको भी चेक किया जा सकता है। मेजर कस्टमर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स देखे जा सकते हैं। बेहतरीन हो गया। तो ट्रेड जो है रिसीवेबल का एरिया, ये तो आपने छक्का लगा दिया। अब एक और आसान चीज, जीपी मार्जिन 28% से 32%, ये अच्छा है या बुरा है? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 28 से 32 पर चला गया, अच्छा है ना? अच्छा है ना? अच्छा। अब जरा ऊपर की 4 लाइनें दोबारा पढ़ के आए। जो सवाल से ऊपर 4 लाइनें दी हुई हैं, सवाल से ऊपर जो 4 लाइनें दी हुई हैं, मेरे प्यारे मासूम से बच्चों, जरा पढ़ के आए वापस। सवाल ने क्या कहा था? सवाल ने आपको 2 हिंट्स दी थी। एक तो आपका जो मेन कस्टमर था गवर्नमेंट, उसको आपने सेल की नहीं है। दूसरा दूसरा डीवैल्यूएशन की वजह से कॉस्ट हाई हो गई थी परचेजेस की। तो इन 2 रीजंस के बावजूद आपका जीपी बढ़ कैसे गया? इन 2 रीजंस के बावजूद आपका जीपी बढ़ कैसे गया? तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, याद रखिएगा। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। ठीक है, जीपी का बढ़ना बहुत अच्छा है, मगर ये चेंज इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऊपर वो कह रहा है कि आपका एक बड़ा कस्टमर भाग गया, और साथ वो कह रहा है कि चूंकि डीवैल्यूएशन है लोकल करेंसी की, तो आपकी जो परचेजेस है वही ऑलरेडी महंगी है, वो ऑलरेडी क्या है? महंगी है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए अब आपने मुझे बताना है कि आप कौन से प्रोसीजर्स लगाएंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द प्रोसीजर्स। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है कि मैनेजमेंट से बात करनी है, मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी चेक करनी है, सब्सिक्वेंट चेक करना है, ये तो बेसिक है। गवर्नमेंट और डीवैल्यूएशन के बारे में जरा मुझे बताइए। गवर्नमेंट से क्या और किस तरह से चेकिंग करेंगे, और डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट कैसे देखेंगे? लोकल करेंसी का क्या कोई स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है अकाउंट्स के अंदर? IAS 21। IAS 21 में मुझे बताइए कौन सा रेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं?
कन्वर्जन के लिए कौन सा रेट होता है? स्पॉट रेट होता है या कोई और रेट होता है? स्पॉट रेट ही होता है। तो सबसे पहले तो आपने या आपकी ऑडिट टीम ने मैनेजमेंट से ये पूछना है कि ये इनकंसिस्टेंट चेंज क्यों है, क्योंकि दो मेन रीजंस हैं जो कि काबिले फरामोश नहीं की जा सकती। ठीक, उसके बाद आपने देखना है कि क्या इन्होंने कट ऑफ लगाया है या नहीं लगाया, ये आप भूल गए थे। याद है इनकम स्टेटमेंट में मैंने आपसे कहा था कि कट ऑफ का प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर याद हो। उसमें यही था कि क्या हमने अगली सेल्स का इम्पैक्ट तो नहीं ले लिया इसके अंदर, ऐसा तो नहीं कि हम सेल्स अगले साल की भी इसमें डाल के बैठे हुए। तो एक जगह पे कट ऑफ लगाना बहुत जरूरी है। और जीपी बढ़ने का मतलब क्या है? या खर्चा कम हो रहा है या इनकम बढ़ रही है। और जो दो केसेस हमें दिए गए हैं उसमें खर्चा भी बढ़ रहा है और इनकम भी कम हो रही है। तो एक बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंसी मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मुझे यहाँ पे देखना चाहिए कि क्या कॉस्टिंग सही से की जा रही है या नहीं की जा रही, क्या मटेरियल लेबर ओवरहेड को सही से एलोकेशन दी गई है या नहीं दी गई। हो सकता है कि उन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल गलत कैलकुलेट की हो सकता है कि कॉस्ट ऑफ सेल गलत कैलकुलेट की हो सकता है कि सेल्स की वर्किंग में कैलकुलेटिव एरर्स हो। तो मुझे रिकैलकुलेट करनी चाहिए परचेजेस, मुझे रिकैलकुलेट करनी चाहिए सेल्स। अच्छा, अगर मुझे जीपी मार्जिन बढ़ाना है तो क्या मैं फेक सेल्स भी डाल सकता हूँ? क्या मैं फेक सेल्स डाल सकता हूँ अपनी जीपी बढ़ाने के लिए? डाल सकता हूँ। और नॉर्मली ये कहाँ पे होता है? ईयर एंड पे होता है। जब ईयर एंड के ऊपर सारे अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं तो चुपके से फेक अकाउंटिंग एंट्री सिस्टम में ऐड कर दी जाती है, जिससे क्या होता है कि आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है जी, ओके। नीचे आइए, अकाउंट्स पेएबल टू कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो, ये किस रेशियो को कहते हैं? सर आप क्यों एंट्री करेंगे? बड़ा मजे का सवाल है। देखें, कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयज को टारगेट्स दिए जाते हैं कि तुमने टारगेट अचीव करना तो हम तुम्हें बोनस देंगे। तो टारगेट इतना कोई खास रियलिस्टिक नहीं होता, मगर एम्प्लॉयज ने बोनस भी पकड़ना होता है, वो लालच होती है। तो वो क्या करते हैं, ईयर एंड के करीब करीब फेक कस्टमर्स क्रिएट करके फेक सेल्स रिकॉर्ड कर लेते हैं और ईयर एंड के फौरन बाद वही सेल्स रिटर्न के फॉर्म में वापस ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, करंट ईयर में सेल तो बढ़ गई, और जब करंट ईयर में मेरी सेल बढ़ गई इसका मतलब है कि करंट ईयर में मुझे बोनस मिल गया। और करंट ईयर में सेल बढ़ने का मतलब ये है कि मेरी जीपी भी बढ़ गई और कंपनी को भी फायदा हो गया। कंपनी को फायदा क्या होगा? कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा लुक्रेटिव हो गए, उनको ज्यादा अच्छा मौका नजर आया। ये सोचते हुए कि कंपनी ने एक अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब अंदर खाते जो दो नंबरी हुई है ये कंपनी को भी इफेक्ट करेगी और उस यूजर को भी इफेक्ट करेगी। ये बात क्लियर हो गई? हाँ जी, अकाउंट्स पेएबल टू कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो, इसको क्या कहते हैं? अकाउंट्स पेएबल यानी कि क्रेडिटर्स टू कॉस्ट ऑफ सेल। ये बताइए 0.28 से 0.20 गया, कितने परसेंट चेंज है? ये जो एवरेज डेज है, ये एवरेज डेज तो खैर नहीं है क्योंकि ये पॉइंट्स में आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि कितने परसेंट का चेंज है? कितने परसेंट का चेंज है यहाँ पे? नहीं कर सकते ना, क्योंकि उन्होंने फिगर्स पॉइंट में दिए हैं और डेज पॉइंट में नहीं होते। तो हम इनको डेज के साथ वर्कआउट नहीं कर रहे। ये तकरीबन 29% का चेंज है या 28% तक का चेंज है, और ये कम हो रहा है, ये कम हो रहा है। मुझे बताइए, इसका कम होना अच्छा है या बुरा?
इसका कम होना बुरा है। और मजे की बात है, ऊपर करेंसी भी डीवैल्यू हो रही है, यानी कि जो हमने सप्लायर से माल खरीदा है वो भी महंगा है, वो भी महंगा है। और हमें जब फ्यूचर में पैसे पे करने पड़ेंगे तो वो और महंगे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि करेंसी तो डीवैल्यू हो रही है, अभी रुकी नहीं है। कल को जब हम अपने सप्लायर को पैसे पे कर रहे होंगे तो वो हमें ज्यादा पे करने पड़ेंगे एज कंपेयर टू करंट रेट, बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन। यस, तो क्रेडिटर्स को भरोसा नहीं ना कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग सप्लायर से बात कर लेंगे, हम लोग उनकी बैलेंस कंफर्मेशन कर लेंगे, जो जो चीजें डेटर्स के साथ पड़ी थी ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन में, वो सारी कहानियां यहाँ पे क्रेडिटर के साथ एक्सटर्नल कंफर्मेशन के थ्रू आप लोग लिख सकते हैं। Am I clear? जी, रिटर्न वाला पॉइंट भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसमें भी कोई मसला नहीं है। रिटर्न वाला पॉइंट भी आ सकता है, देयर इज नो क्रॉस आर्ग्यूमेंट ऑन दिस। देखिए ना, अकाउंट्स पेबल टू कॉस्ट ऑफ सेल रेशियो, एक तरफ है कि आपने कितने पैसे देने हैं, और दूसरी तरफ ये है कि इस साल कॉस्ट ऑफ सेल क्या है। इसको हम टर्नओवर रेशियो कहते हैं, अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो कहते हैं इसको हम। बस उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया 365 के साथ, ये उनसे गलती हो गई। तो इन्होंने डेज में नहीं किया उसको। अच्छा जी, जी जी एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही साल। अच्छा जी, इस तरह के तो दो ही सवाल हमें मिले। फिर एक बड़ा सवाल आता है, सबसे पहला एक आपने टेस्ट किया था स्प्रिंग 19 में, इसी सवाल की वीडियो मौजूद है। स्प्रिंग 19 वाले सवाल की तकरीबन घंटे की वीडियो है, जिसमें हर पॉइंट को एक्सेल के ऊपर, हर पॉइंट को एक्सेल के ऊपर, बात सुन लें, हर पॉइंट को एक्सेल के ऊपर अलग अलग करके बताया है, दिखाया है कि किस तरीके से आपने इस तरह का सवाल सॉल्व करना है। तो वो एक डिटेल्ड वीडियो है, वो आपने इस क्लास के बाद लाजमी देखनी है, ठीक है। और जब आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपने क्या करना है, ये सवाल तो करना ही करना है, इसके बाद आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 खुद से करना है, क्योंकि अगर आपको वो सवाल आ गया तो ये सवाल करने में कोई मसला नहीं। और जहां पे फंसे फौरन से ग्रुप में, जी मैं अभी क्लास के बाद अपलोड करवा दूंगा ये विद एन आवर। तो वो जो डिटेल्ड वीडियो है, तो एक दफा बैठ के रिकॉर्ड करवा दी थी, ताकि एक्सेल के ऊपर रहे और बच्चों को रेशो एनालिसिस तफसील से समझ आ जाए, क्योंकि अक्सर बच्चे ना परेशान रहते हैं इस तरह के सवालों में कि करना क्या है। तो बेसिकली पूरी वीडियो आपको बताएगी कि आपने कितने स्टेप्स हैं, एग्जाम में बैठ के आपने इन सवालों को किस तरह से सॉल्व करना है, किसको क्या सोचना है, कैसे लेके चलना है। तो रेगुलर क्लास के अंदर वो इतना रेगुलेटेड वे में पॉसिबल नहीं है, तो वो एक अच्छी एक वो बना हुआ है। अच्छा जी, state the factors which determine the extent to which an auditor may use analytical procedures as substantive procedures। मैंने क्या कहा था, अगर वो पूछेगा तो क्या पूछेगा, वहां से इस पार्ट का रटा, यानी कि ये पूछ रहा है आपसे ये चीज। तो अगर आपने कुछ क्रैम करना है इस पूरे चैप्टर में से, तो ये हिस्सा क्रैम कर लीजिएगा, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा क्रैम कर लें। और अगर आपको सवाल सॉल्व करने आते हैं तो फिर चैप्टर 7 आपका तैयार है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, क्योंकि यही सवाल उसने फिर एक दो दफा और भी पूछा है क्रैमिंग के अंदर।
या वो पूछ रहा है रेशो एनालिसिस के सवाल। तो कोशिश करें कि कल तक यानी कि संडे तक इस चैप्टर को तैयार कर लें, ताकि जब हम लोग नेक्स्ट वीक में रिस्क स्टार्ट करें तो आपको आपका जो पूरा फोकस है वो रिस्क के ऊपर हो और मजीद चीजें आपकी पेंडिंग ना हो। ठीक, क्लियर होगी बात? कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? हाँ, एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज जो है वो चैप्टर 6 की वीडियो के साथ आपको दूंगा, वो उसमें है। वो 6 के पढ़ने के बाद हमें समझ आएगा वो होता क्या, तो वो 6 के साथ आपको मिलेगा जोड़ के। सिक्स की बारी कब आएगी? 6 की बारी आएगी जब 3 हमारा खत्म हो चुका होगा। पता है चैप्टर नंबर 6 का मेन मसला क्या है? आप सुने, मैंने आपको में भी बताने की कोशिश की थी, अपना सुने होता क्या। ये मैं बता रहा हूँ विद पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 4 to 5 years। बच्चे का फोकस होता है चैप्टर 14 पे, चैप्टर 13 पे, चैप्टर 1 पे, चैप्टर 5 पे, चैप्टर 4 पे और चैप्टर 9 पे। तो बच्चा इस चैप्टर 6 को देख के बाकायदा आवाजार होता है, उसको ये चैप्टर अजियत लगता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ना ग्राफ्स हैं, मैप्स हैं कि सेल्स का सिस्टम क्या है, परचेज का सिस्टम क्या है, क्या कहाँ कहाँ पे कौन सा कंट्रोल होना चाहिए। बच्चा उसको बहुत बेदिली से तैयार कर रहा होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और एंड के करीब वो अक्सर इस चैप्टर को छोड़ रहा होता है। तो मैंने इसमें क्या किया था, मैंने एक दफा हर बच्चे के लिए, बेशक अगर उसको छोड़ना भी चाह रहा है, कोई भी बच्चा हो, चाहे वो मेरी क्लास का बच्चा है, चाहे वो कोई आउटसाइडर है, तो मैंने उसको एक दफा रिकॉर्ड करके परमानेंटली रख दिया था कि कम से कम एग्जाम में जाने से पहले वो वाली वीडियो देख लो, शायद तुम्हारे जहन में कोई ना कोई बात रह जाए। ठीक है, मगर वो उस वक्त है जब आप बिल्कुल छोड़ने के मूड में हो। आपने उसको प्रॉपर तैयार करना है। आप चाहें तो उसको अपनी तैयारी के एंड के ऊपर भी जाकर तैयार कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो साथ साथ भी तैयार कर लें, मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं, बल्कि मुझे ज्यादा खुशी होगी कि आप उसको साथ साथ तैयार कर रहे हैं। मगर प्रायोरिटी के ऊपर बाकी चैप्टर्स हैं। चैप्टर 6 एक कम वेटेज लगता है, मगर जब उसमें से सवाल आता है तो वो टेक्निकल होता है, तो इसीलिए उसको अलग कर दिया मैंने बाकी सबसे, ताकि जब आपका मूड बने, जब आपको लगे कि आपके बाकी सारे चैप्टर्स तैयार हो गए हैं और वो चैप्टर रह गया है, तो आप वो वीडियोस खोल लें। तो गालिबन 2 या 3 वीडियोस होंगी उसकी, और वो एक दिन में आप तैयार कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने फ्रेश माइंड से तैयार किया है, बशर्ते कि आपने चीजों को समझा है और साथ उसके रिटन प्रैक्टिस लाजमी की है। चैप्टर 3 वर्सेस चैप्टर 6, चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता किसी भी एंगल से। तो इसीलिए नेक्स्ट वीक में वो 2 घंटे की क्लास प्लान कर दी है, पूरा वीक, ताकि नेक्स्ट वीक के एंड के ऊपर 3 हमारा कंप्लीट हो जाए, और जो वहां से 15-20 नंबर का सवाल आना है वो आपके लिए हलवा बन जाए। तो यू विल फील द डिफरेंस इंशाल्लाह। तो हर एक का टोटका मौजूद है। वो चैप्टर जो कि बच्चे बहुत तंग करते हैं तैयार करते हुए, उनको भी दे दिया। 3 इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग तसल्ली के साथ कर रहे होंगे इंशाल्लाह। डन। और ऐसा नहीं है कि 6 को मैंने वीडियो के फॉर्म में दे के मैं भूल गया हूँ। आपके जब भी सवाल हो, जब भी, आप फौरन से पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर, जो कि आप वैसे भी पूछते हैं और मैं वैसे भी उनका जवाब देने का पाबंद तो हूँ। ठीक है जी, अब लॉजिक क्लियर होगी 6 की। तो ये काफी सोच समझ के फैसला किया है, बच्चों का पास्ट एक्सपीरियंस देखते हुए, ट्रेंड देखते हुए। और वो काफी डिटेल्ड वीडियो है, पता है उसके ऊपर काफी मेहनत की थी बनाने में। आपको एक एक स्टेप समझाया हुआ है बकायदा कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, परचेज कैसे मूव होती है, सेल कैसे मूव होती है, पेरोल कैसे आता है, बैंक कैसे आता है, और बच्चा उसको बहुत अजियत के साथ और बेदीदी के साथ तैयार कर रहा होता है। तो हर एक का मनोरंजन का फैक्टर फिट हो रहा है। जिसको 3 से प्यार है वो नेक्स्ट वीक में तसल्ली के साथ 3 करे, मेरे साथ लाइव करे, और जो 6 को बाद में देखना चाहता है उसके पास तो अवेलेबल है। और जो बच्चा ऑलरेडी रिकॉर्डेड पे शिफ्ट हो चुका है लाइव से, उसके लिए क्लास में हुआ या नहीं हुआ वो एक ही बराबर है। ठीक, तो मुझे आपको फोकस करना था, वो बच्चे जो कि लाइव आते हैं उनका टाइम जाया ना, और वो चैप्टर तैयार करें अच्छे से जिसमें 15-20 नंबर कंफर्म है।
तो नेक्स्ट वीक 8 से नेक्स्ट वीक हमारी क्लास होगी 9 से 11। ठीक है जी। तो अब आपने स्प्रिंग 19 का सवाल देखना है और आपने अपनी तैयारी करनी है। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन सुबह 9 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज जी। नेक्स्ट वीक कंप्लीट 9 से 11। रिवीजन के टाइमिंग्स क्या होंगे वो अभी आपको बता देंगे। रिवीजन नेक्स्ट वीक के बाद शुरू होगी गालिबन 10 तारीख से। तो अभी उसमें टाइम है। ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।